और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में ऑलमोस्ट हम सारी कंडीशंस कर चुके थे कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में पार्ट डिफरेंस अगर आप मिनिमा देख रहे हैं तो मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस होगा a sin थीटा n इज एन लैम्डा। और मैक्सिमा के लिए हमने डिस्कस किया था कि जो पार्ट डिफरेंस होगा दैट इज 2n plus 1 लैम्डा बाय 2। हम इसमें कुछ चीजें और भी डिस्कस कर चुके थे कि ये जो tan थीटा होगा इट्स yn by d। tan थीटा इज yn by d। यहां से हम निकाल चुके हैं कि लीनियर सेपरेशन एंगुलर सेपरेशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये भी हमने डिस्कस किया था, अगर आपका एंगल लेस देन 15 डिग्री है तो आप स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी लास्ट क्लास तक। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में इतना कर दिया था। अब सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में बस एक कहानी और बचती है एंड दैट इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। सो देखिए सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ आप कैलकुलेट कैसे करोगे। मान लीजिए ये आपकी सिंगल स्लिट है और ये स्क्रीन है। देखिए स्लिट बहुत छोटी होगी क्योंकि स्लिट का साइज लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए। वो तो डेरिवेशन में आपको समझाने के लिए मैंने बहुत बड़ा बना दिया था। और यहां पर एक सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है। देखो ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है। तो अगर मैं यहां से, ये आपकी सोर्स है सिंगल स्लिट, दिस इज योर सेंट्रल मैक्सिमा। ये हम डिस्कस कर चुके थे कि सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ सेकेंडरी मैक्सिमा से ज्यादा होगी। मुझे ये विड्थ कैलकुलेट करनी, तो इस विड्थ को कैलकुलेट करने के लिए सेंट्रल मैक्सिमा की आपने ये हाफ एंगुलर विड्थ कैलकुलेट करी, इसे आप थीटा 1 कह दीजिए। ऐसे ही आप सेंट्रल मैक्सिमा की एक और हाफ एंगुलर विड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे भी आप थीटा 1 कह दीजिए। सो देखो ये अगर सेंट्रल मैक्सिमा है तो यहां पर फर्स्ट मिनिमा होगा, दिस इज फर्स्ट मिनिमा। यहां भी देखो ये भी फर्स्ट मिनिमा होगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ का मतलब है दोनों फर्स्ट मिनिमा के बीच का सेपरेशन। अगर मैं आपसे कहता हूं एंगुलर विड्थ बताइए तो ये थीटा 1 प्लस थीटा 1। अगर मैं आपसे कहता हूं सेंट्रल मैक्सिमा की लीनियर विड्थ बताइए तो ये y1 प्लस y1, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऐसे आएगा। तो अगर मैं आपसे कहता हूं एंगुलर विड्थ बताइए मुझे सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ का क्या मतलब हुआ, इन दोनों का आप सम अप कर दीजिए। इट्स ट्वाइस ऑफ एंगुलर सेपरेशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम on both sides of central maximum. तो यहां जो एंगुलर विड्थ आएगी ये ट्वाइस ऑफ एंगुलर सेपरेशन है 2 थीटा। अब ये थीटा 1 कैलकुलेट करने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं ना कि जी शाकिर फर्स्ट स्लाइड।
इसे आप फर्स्ट कह लीजिए। थीटा वन चाहिए ना, थीटा वन के लिए आप सिंपल ये यूज कर सकते हैं कि साइन थीटा वन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में थीटा वन, और ये होता है लैम्डा बाय ए। ये मैंने आपको सिखाया था मिनिमा के लिए, फर्स्ट मिनिमा के लिए, ए साइन थीटा एन इज साइन लैम्डा बाय। तो मैं यहां लिख दूं, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए जो साइन थीटा वन होगा ये ऑलमोस्ट इक्वल होगा थीटा वन के, जिसे आप लिख सकते हैं लैम्डा बाय ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। टू को आपने रख दिया वन में, तो सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ हो गई ट्वाइस ऑफ लैम्डा बाय ए। अब अगर आप कहते हैं कि मुझे लीनियर विड्थ चाहिए, ये तो मैंने एंगुलर विड्थ निकाल दी, आप कहते हो नहीं लीनियर विड्थ कैलकुलेट करनी, तो लीनियर विड्थ के लिए आप सिंपली इसको d से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये भी मैंने बहुत सिखा दिया था लास्ट क्लास में कि d से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेयर d इज दिस सेपरेशन, स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन, और a ये है, ये जो आपकी स्लिट है इसकी विड्थ को हम स्मॉल a कहते हैं। बताइए यहां तक कोई डाउट है? बस एक ये चीज रह गई थी मुझे जो आपके साथ डिस्कस करनी थी डिफ्रैक्शन में, आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसमें डाउट्स बताइए मुझे, कोई डाउट्स बचे हैं आप लोगों के, कुछ पूछना है? ओके गुड आदिक, चलिए लिखिए था। हाँ तौहिद, जो फास्ट ट्रैक बैच के बारे में आप पूछ रहे हैं ना, वो मैंने एक बैच शुरू किया है जिसमें हमारा टारगेट है कि 20 वीक्स के अंदर 11th और 12th का पूरा सिलेबस जेई मेंस तक के लेवल का हम कंप्लीट कर दें। तो वो लेक्चर सीरीज है, थोड़ा सा तेजी में कराता हूँ। तो वो लेक्चर सीरीज में सुबह होती है क्लासेस, आप लोग अटेंड नहीं कर सकते, इसीलिए आप लोगों के ग्रुप में डालने के लिए कह दिया है। हाँ हार्दिक आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो आप में से जो चाहें, इसीलिए ग्रुप में मैंने कहा हुआ है कि डाल दीजिए। 11:45 to 1:15, मंडे टू थर्सडे। मीटिंग आईडी यही होती है। ठीक है, चलो सब लिख चुके हैं क्या? लिख लीजिए लिख लीजिए, और मुझे डाउट्स बताइए अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं आप अटक रहे हो। ठीक है शाकिर, कोई प्रॉब्लम नहीं। शोकिया लीजा, जोएब हो गया, रब करूं से। हाँ जोएब, चलिए अब इसके ऊपर कुछ चीजें देखिए। अब कभी कभी क्या करता है, याद है आपको, यहां हमने एक लेंस रखा था ओरिजिनल डायग्राम में, मैंने तो बस हटा दिया आपको समझाने के लिए। अगर ये लेंस सोर्स के बहुत पास रखा हुआ है ना, ये अगर मैं लेंस बहुत ही करीब रख दूं सोर्स के,
तो ये जो डिस्टेंस है d, ये लेंस की फोकल लेंथ के इक्वल हो। रीजन ये है कि यहां जो रेज आती है वो पैरेलल होती है ना, पैरेलल रेज लेंस कहां कन्वर्ज करेगा, अपने फोकस पर। सो यहां पर कभी कभी आपसे ये अप्रोक्सीमेशन की तरह यूज हो जाता है। इफ इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, in Fraunhofer diffraction, if converging lens, if converging lens is placed close to single slit, then D is almost equal to focal length of the lens. Where focal length, कैपिटल D जो हम यूज करते हैं सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, वो फोकल लेंथ की इक्वल आ जाए। तो कई बार ऐसा हो सकता है आपको फोकल लेंथ देने की जगह, डी देने की जगह फोकल लेंथ दे दे, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद एक दो चीजें और लीजिए। तो इंटेंसिटी कभी कभी आपको ये एक्सप्रेशन पूछ लेता है, इसकी डेरिवेशन नहीं है तो मैं नहीं करा रहा आपको, लेकिन ये एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। देखो, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन मींस व्हेन स्लिट एंड स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट सेपरेशन, दैट्स फ्रॉनहोफर। तो आप आई को लिख सकते हैं, इट्स 2/2n+1 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आई नॉट। यहां ये जो आई नॉट है ना, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, और जो n है ये ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, लाइक फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा। तो ये बड़ा नेचुरल है कि जैसे जैसे आप n बढ़ाओगे सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। सो अगर मैं आपसे कहूं फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी निकालिए, तो ये आ जाएगा 2/2 × 1 + 1 × पाई होल स्क्वायर × आई नॉट। तो ये आ गया 4/9 पाई स्क्वायर आई नॉट। तो 4/9 पाई स्क्वायर को ऑलमोस्ट आप लिख सकते हैं 22 आ जाएगा, I0/22। इसी तरह से अगर आप I2 कैलकुलेट करोगे सेकंड मैक्सिमा की इंटेंसिटी, ये कुछ I0/61 के आसपास आ जाता है। इसे आप प्लॉट कर लीजिए। सो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर मैंने पार्ट डिफरेंस लिया हुआ, वाई एक्सिस पर मैंने इंटेंसिटी ली। पार्ट डिफरेंस 0 मींस सेंट्रल मैक्सिमा, पार्ट डिफरेंस λ/a फर्स्ट मिनिमा, पार्ट डिफरेंस इसके बीच में जाएगा, है ना। देखो जरा यहां, फर्स्ट मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना था, लैम्डा, और लैम्डा के बाद नेक्स्ट क्या आता था, λ/a था ना आपका पार्ट डिफरेंस। अगर मैं ले रहा हूं तो लैम्डा है। फर्स्ट मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस था लैम्डा, और मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस था 3λ/2। तो लैम्डा 3λ/2, तो λ/a कर दूंगा तो एंगुलर आ जाएगा। पार्ट डिफरेंस ले लेते हैं, माइनस लैम्डा -3λ/2। तो ये तो सेंट्रल मैक्सिमम।
उसके बाद मिनिमा, फिर ये फर्स्ट मैक्सिमा, फिर मिनिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, मिनिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस 0 होता है बजाज। वो जो इक्वेशन है, वो इक्वेशन सेंट्रल मैक्सिमा के लिए नहीं है, सेंट्रल मैक्सिमा की बात के लिए। चलिए लिख लीजिए। तो ये पार्ट डिफरेंस है। इतना लिखिए, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं इसके ऊपर। जो है पार्ट डिफरेंस लिया है मैंने, देखिए यहां से ऐसे लिया है। ये है ना पार्ट डिफरेंस मिनिमा के लिए, पहले मैंने n1 रख दिया तो फर्स्ट मिनिमा 2 लैम्डा। यहां भी मैंने वैल्यूज रखनी शुरू कर दी, n1 ले लिया तो 3 लैम्डा बाई 2, n2 ले लिया तो 5 लैम्डा बाई 2। तो इस पर मिनिमा बनेगा, इस पर मैक्सिमा बनेगा। ठीक है जोएब? भैया जब सब लोग लिख लें तो बताइएगा, एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, इसमें बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं बन पाते डिफ्रैक्शन में। चलिए 2 क्वेश्चंस करा रहा हूं, उसके बाद फिर हम कुछ चीजें और डिस्कस करेंगे। तो देखो लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम is incident on a slit of width 0.3 mm. Screen is placed 2 meters from the slit. Find position of first dark frame. Width of central bright. भाई करिए तो इसे जरा सॉल्व, बताइए क्या आ रहा है।
आंसर्स? इसका कुछ गड़बड़ है, फर्स्ट पार्ट दोबारा चेक कीजिए, वजाहत का सही है। दानिश का सही है। लीनियर बता दीजिए वजाहत, लीनियर। मैं लीनियर पूछ रहा हूँ, आप शायद इसका, अच्छा आप शायद एंगुलर विथ कैलकुलेट करिए। ओके ओके, ठीक है। चलिए मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, है तो ये फॉर्मूला बेस्ड ही, ऐसा कुछ नहीं है जो बड़ा। 6000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ है। भाई देखो, अगर किसी से नहीं हो रहा था, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद देख लीजिएगा, चेक कर दीजिएगा। 6 × 10⁻⁻⁷ मीटर हो जाएगा ना, इसे 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करें। स्लिट आपको गिवन है जिसकी विड्थ है 0.3 mm इंटू 10⁻⁻³ मीटर। कैपिटल डी इज 2 मीटर। आपको पोजीशन चाहिए फर्स्ट डार्क फ्रिंज की। फर्स्ट डार्क फ्रिंज को आप ऐसे लिख सकते हैं, लीनियर पोजीशन क्या होगी, एन, अरे भाई, एन लैम्डा कैपिटल डी बाई, तो फर्स्ट के लिए आप एन इक्वल टू 1 रख दीजिए, तो ये y1 आ जाएगा लैम्डा डी बाई। आप यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो y1 आ जाएगा लैम्डा which is 6 into 10⁻⁻⁷, capital D which is 2, A which is 0.3 into 10⁻⁻3. So y1 आ गया 4 into 10⁻⁻3 मीटर। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, देखिए ये जो फर्स्ट मिनिमा है ना, ये राइट और लेफ्ट दोनों में मिलेगा, तो अगर ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में मिल जाए तो बेटर ऑप्शन प्लस माइनस होगा। जैसे मैंने यहां दिखाया, सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर भी फर्स्ट मिनिमा है, नीचे भी, तो ऊपर वाले को प्लस कह सकते हैं, नीचे वाले को नेगेटिव। आप जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में लिखो 4 into 10⁻³ इज एनफ, लेकिन अगर कहीं ऑब्जेक्टिव हो और उसमें एक ऑप्शन +-4 into 10⁻³ दिया हुआ, तो ज्यादा एप्रोप्रिएट है। जब आप विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा लेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ होती है 2y1, 2 into 4 into 10⁻⁻3, 8 into 10⁻⁻3 मीटर। दिस इज 8 into 10⁻⁻3 मीटर, ये विड्थ हो जाएगी सेंट्रल मैक्सिमा। इतना लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। चलिए गुड, ये लिख लिया, एक और लिखिएगा इसके बाद, एक क्वेश्चन और लिखिए।
Fraunhofer diffraction pattern of a single slit is formed at the focal plane of a lens of focal length 1 meter. Width of slit is 0.3 mm. If third minimum is formed at a distance of 5 mm from center maxima, calculate wavelength of light. करिए जरा इसे सॉल्व करिए। तो देखिए मैंने कहा था अगर डी ना दिया हो तो फोकल लेंथ को डी ले लेना। ओके ये आंसर्स वजाहत का सही है, मोमिना का भी सही आ रहा है, अस्का का भी सही है, राशिद का भी सही है, जुहेब गड़बड़ है, फातिमा का सही आ रहा है, दानिश पावर्स में गड़बड़ है, शाकिर का सही है, स्वालिहा का सही है, जोया का भी सही है, अमानत और जाहिद का भी सही आ गया। तो देखिए जब आप y लोगे ना, y n इज n लैम्डा कैपिटल D बाय a, ये तो था थर्ड डार्क फ्रिंज, मतलब थर्ड मिनिमा कह रहा है, तो n इक्वल टू 3 रख दीजिए। आयशा वे बस पावर्स में कुछ गड़बड़, d की जगह फोकल लेंथ ले लीजिए 1, a आपको गिवन है, a कितना है, एक सेकंड मैं जरा एक बार फॉर्मूला लिख दूं फिर मैं वैल्यू रख दूं, 3 लैम्डा d बाय a, आपका काम है लैम्डा निकालना।
तो लैम्डा हो जाएगा a इंटू y3 डिवाइडेड बाय 3d. a which is 0.3 mm. 0.3 into 10 raised to the power minus 3. y3 is 5 mm. 5 into 10 raised to the power minus 3. Divided by 3, d is basically equal to focal length 1. इससे इसे कैंसिल कर दिया, 0.1 आ गया. तो ये लैम्डा आ गया, इट्स 5 into 10 raised to the power minus 7 meter. So that means 5000 एंगस्ट्रॉम है. अगर आप कन्वर्ट करें इसे, so that is equal to 5000 एंगस्ट्रॉम. 10 raised power 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा. इसमें बताइए यहाँ कहीं कोई परेशानी है आपको? बस एक क्वेश्चन और करेंगे डिफ्रैक्शन पर, फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो परेशानी इसमें कोई परेशानी नहीं. वेरी गुड. सब लिख चुके हैं इतना, आगे बढ़े. चलो थोड़ा सा टफ करते हैं न्यूमेरिकल. ये तो बहुत सीधे सीधे थे. देखिए, एंगुलर विड्थ of central maximum in Fraunhofer diffraction pattern of a slit is measured. The slit is illuminated. क्वेश्चन थोड़ा लेंदी, साथ साथ क्वेश्चन लिखते हुए चलिए, मेरे थोड़ा टाइम बच जाएगा. Is illuminated by light of wavelength six thousand angstrom. 6000 angstrom. When the slit is illuminated by light of another wavelength, the angular width decrease by decrease by 30%. Calculate wavelength of this light. Same decrease in angular width of central maximum is obtained when original apparatus is immersed in liquid. Find refractive index of liquid. Find refractive index of liquid.
चलिए भाई सॉल्व करिए, पूरे 3 मिनट है आपके पास, सॉल्व करिए, नहीं तो उसके बाद फिर मैं शुरू कर दूंगा। लाइट के बाद illuminated by light of wavelength 6000 angstrom. When the slit is illuminated by light of another wavelength, the angular width decreased by 30%. Calculate wavelength of light. Same decrease in angular width of central maxima is obtained when original apparatus and immersion liquid. Find refractive index of liquid. टफ नहीं है ये। अरे वेरी गुड, वजाहत बिल्कुल सही आ रही है। गुड अस्का, तुम्हारा भी सही है। और आंसर्स? ठीक है मानत, गुड। ठीक है, तो हाँ खदीजा ठीक आ रहा है, देखिए सुनिए। The slit is illuminated by light of wavelength 6000 angstrom. So जो पहली wavelength है लाइट की, that is 6000 into 10 raised to the power minus 10, 6 into 10 raised to the power minus 7 meter. कुछ फ्रिंज विड्थ रही होगी, इस फ्रिंज विड्थ को मैं सेंटर मैक्सिमा को इसे लिख देता हूं, और सेंटर मैक्सिमा की जो विड्थ होती है ये थी ना 2 लैम्डा बाय 2 lambda 1 by, this is angular width of central maximum. जी मैं डिटेल लिख देता हूं पूरी। phi1 is angular width of central maxima for lambda 1। एक और देखिए, जब आप कोई और वेवलेंथ लोगे तो phi2 हो जाएगा 2 lambda 2 by a। phi1 और phi2 का जो रेशियो होगा दैट्स 2 lambda 1 by a by 2 lambda 2 by a से a कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो phi1 और phi2 का रेशियो आया lambda 1 over lambda 2। आपको lambda 2 चाहिए विच इज lambda 1 phi2 by phi। अब वो कहता है 30%, देखिए वो कह रहा है जब वेवलेंथ lambda 2 लाए ना आप, तो फ्रिंज विड्थ 30% से डिक्रीज कर गई। इसका मतलब वो बची कितनी 70%,
on using lambda 2, fringe width decrease by 30%. तो बची कितनी 70%। तो तुम लिख सकते हो कि phi 2 है 70% ऑफ 5। तो तुम लिख सकते हो phi 2 है 70/100 into 5। ये कैंसिल हो गया, तो आपने लिख दिया phi 2 है 7/10 5। That's equation number 1. This is equation number 2. अब आप एक काम कर सकते हैं, 2 को आप 1 में रख दीजिए। तो जब आप 2 को 1 में रखेंगे, then you have lambda 2 which is lambda 1, 7/10 phi 1 over phi 1 gets cancelled out. So lambda 2 is 7/10 into lambda 1. Lambda 2 is 7/10 into कितना था भैया 6 into 10 raised to the power minus 7. Six into 10 raised to the power minus 7. It's 42 into 10 raised to the power minus 8. तो ये काफी लोगों का आ गया। किसी को परेशानी इसमें? कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब कह रहा है किसी लिक्विड में डाला और फिर से फ्रिंज विड्थ उतनी डिक्रीज कर गई जितनी पहले थी, तो फिजिक्स थोड़ी सी अलग होगी। इसको मैं यहां लिख देता हूं। तो जो फ्रिंज विड्थ थी ना फाई, ये था 2 लैम्डा बाय ए। लिक्विड में डालोगे तो ये रह जाएगी 2 लैम्डा प्राइम बाय। सेम रिलेशंस है 5 प्राइम और 5 में, कह रहे हैं ना सेम डिक्रीज हुआ। 5 प्राइम इज, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 लैम्डा बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू ए। तो 5 प्राइम इज 7/10 इनटू 5। सो ये 1, ये 2, ये 3। तो मैं 3 को 2 में रख देता हूं। सो ये आया 7/10 phi is 2 lambda by NA. Sorry, NA. 2 lambda by A is 5. इसे मैं कहता हूं 4। 1 को डाल दिया मैंने 4 में। सो ये आ गया 7/10 phi is 5/n। तो ये n आ गया 10/7। अब इसे देख लीजिएगा, ये जो भी आएगा। बताइए यहां तक क्लियर हुआ? फिर डिफरेंसेस देखते हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। भैया तुम लोगों के जो आंसर्स ईमानदारी के होते हैं ना, हाँ वजह ये फॉर्मूला ड्राइव भी हो रहा है। तो बेसिकली तुम डायरेक्ट भी प्रिडिक्ट कर सकते हो ना कि फाई सिर्फ वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, और वेवलेंथ ही है जो चेंज करती है वेव्स के साथ, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के साथ। तो ये तो आप मेरे ख्याल से इंटरफेरेंस से जानते हैं। गुड खदीजा भाई, बाकी लोग भी आंसर्स दे दिया करो। धावल के बिल्कुल ही आंसर्स आने खत्म हो गए हैं भी या नहीं है पता नहीं क्लास में आज। हाँ धावल है लेकिन कोई आंसर नहीं देता, समझ ही नहीं आता मेरे क्या हो गया ऐसे। मतलब 11th में जिस बच्चे के सबसे ज्यादा आंसर्स मेरे पास आते थे उनमें से एक धावल था। पता नहीं किस कंफर्ट जोन में आए। एक योगेश। हाँ तो ये लैम्डा प्राइम की वजह आपने जैसे ही लिक्विड में डाला ना, अच्छा इससे भी पहली वाली स्लाइड पर आऊं मैं। ओके, जैसे ही आपने लिक्विड में डाला वेवलेंथ चेंज हो गई। वेवलेंथ चेंज करने का मतलब है
ये स्लिट विथ, फ्रिंज विथ, ये सब चेंज हो जाएगी। योगेश, धवल और देखो इसमें से और कौन कौन है जो लास्ट ईयर थे, आजकल बिल्कुल नहीं आता। अलमास का तो हिसाब ही अलग है, वो जब कोई बहुत ही टफ होगा तब वो आंसर देना पसंद करेगा। अनिका, आजकल तुम्हारे भी आंसर्स नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होता है। फैजान कभी कभी बिल्कुल ही गायब हो जाता है। इब्राहिम, जुहेब आजकल बहुत देने लगा है। नीतीश बिल्कुल गायब है। ऐसा मत करो, कुछ तो करो, आंसर्स दो। अच्छा, हाँ तो वो है ना, क्लास में कोई पास में बैठा हुआ टाइम पास नहीं कर रहा होता, इसीलिए बोरियत होती है ना। चलिए, लिख लिया। सब इसके बाद तो डिफ्रैक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, बस डिफरेंसेस देखिए। लिखिए लिखिए, लिख लीजिए, लिखिए लिखिए। हाँ, इसका फ्रिंज विथ, वजाद मुझे कल कराना है वो सब चीजें। कल मैं डिस्कस करूंगा ये सारी चीजें। हाँ, इसका रीजन है, देखो यहाँ पर फ्रिंज विथ कांस्टेंट नहीं रहती, फ्रिंज विथ भी डिक्रीज करती है, इंटेंसिटी भी डिक्रीज करती है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ एक मैक्सिमा है, पहला जो फर्स्ट मैक्सिमा है वो 3 लैम्डा/2 के पार्ट डिफरेंस पर बनता है, एक 5 लैम्डा/2 के पार्ट डिफरेंस पर बनता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इसे आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इंटेंसिटी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, 2 पार्ट्स कैंसिल हो जाते हैं, एक पार्ट बच जाता है। यहाँ पर आपकी इंटेंसिटी 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। चार कैंसिल हो जाएंगे, एक बच जाएगा, तो इंटेंसिटी 5 पार्ट्स में डिवाइड हुई ना, तब तो कम होती चली जाएगी। मान लीजिए आपने थर्ड मैक्सिमा ले लिया 7 लैम्डा/2, तो लैम्डा/2 को 7 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, 6 कैंसिल हो जाएंगे, एक बचेगा, उससे एनर्जी, उसी की इंटेंसिटी आपको दिखेगी, इसीलिए कम होती हुई दिखती है। विड्थ का भी यही रीजन है इसका, कि ये इंटेंसिटी इतनी कम होती चली जाती है कि डार्क और ये जो आपका ब्राइट है, ये थोड़ा बहुत ओवरलैप करने लगते हैं। मतलब ये ब्राइट की इंटेंसिटी और डार्क की इंटेंसिटी में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं रह जाता, आगे आते आते कॉन्ट्रास्ट खत्म हो जाता है। चलिए, ना लिखिए। अब डिफरेंसेस देखिए। इंटरफेरेंस में और डिफ्रैक्शन में डिफरेंसेस देखिए। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, देखिए पहला डिफरेंस है, इंटरफेरेंस आता है ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेवफ्रंट फ्रॉम टू कोवेलेंट सोर्सेस। इट्स सुपरपोजिशन of two different
from two coherent sources. Two coherent sources. और diffraction आता है due to superposition of waves सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं, ज्यादा पर्टिकुलर होगा, सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम सेम वेवफ्रंट। एक ही तो वेवफ्रंट है, उसी से तो वेव्स आ रही हैं, उसको सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। दूसरा डिफरेंस, ऑलब्राइट फ्रिंज आर इक्वली ब्राइट। हमने देखा था सबकी इंटेंसिटी सेम होगी, and equally spaced means fringe width same होगी। All bright lines are not equally bright and equally wide, है ना तो इक्वल ब्राइटनेस है ना इक्वल विड्थ है। इनफैक्ट ब्राइटनेस एंड विड्थ डिक्रीज होती रहती है। ब्राइटनेस एंड विड्थ keep on decreasing with angle of diffraction। डिफ्रैक्शन एंगल के साथ ये डिक्रीज होता रहेगा। थर्ड देखिए, जितनी भी डार्क फ्रिंजेस थे टोटली डार्क होते हैं, लेकिन यहां जो ब्राइट डार्क फ्रिंज होगा ना वो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि ब्लैक बन रहा हो। डार्क लाइंस आर नॉट टोटली डार्क। पुअर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क, पुअर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क। ब्राइट और डार्क के बीच में बहुत ही पुअर कॉन्ट्रास्ट होगा। लिख लीजिए इतना, ये कुछ डिफरेंसेस हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। सवाल है, अगर आप स्लिट की विड्थ सेम भी ले लें, वो स्लिट विड्थ जो है ना वो तो ज्योमेट्री है जो आप कंट्रोल कर सकती हैं, वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं, वो तो ज्योमेट्री है जो आप कंट्रोल कर सकती हैं ना। हम वो चीजें लिखते हैं जो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा, वो तो आपके apparatus का कैरेक्टरिस्टिक है। आप लोगों ने इतना लिखा, आगे बढ़े। चलिए, सो दैट वाज अबाउट डिफ्रैक्शन। ये डिफ्रैक्शन था, डिफ्रैक्शन में इसके अलावा कुछ नहीं। अब कुछ टॉपिक्स हैं जो टॉपिक्स
सिलेबस से इस साल तो कट गए, लेकिन वो इतने सारे टॉपिक्स हैं कि मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाह रहा। अब तक मैंने जो चीजें छोड़ी वो छोटी छोटी थी कि मैं 1 घंटे में करा सकता हूँ सब, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा। डिफ्रैक्शन का ऑलमोस्ट 50% पोर्शन है, पूरा पोलराइजेशन कट गया है, पूरा डॉपलर्स इफेक्ट कट गया है। तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, कहीं कल को जेई वालों ने कह दिया कि कराना है तो एक दिन में नहीं करा पाऊंगा। तो मैं उस पोर्शन को कंटिन्यू कर रहा हूँ। बस ये कि आपके बोर्ड्स में नहीं है तो मैं डेराइव नहीं कराऊंगा, आपसे डेरिवेशन नहीं पूछेगा, डेरिवेशंस नहीं कराऊंगा, बाकी सब हम डिस्कस कर लेंगे। वैसे भी यहाँ बहुत ज्यादा मेजर डेरिवेशंस होती नहीं थी, जो थोड़ी बहुत थी मैं उन्हें भी स्किप करूंगा। अच्छा, तो यहाँ पहला आता है फ्रेसनल डिस्टेंस। अच्छा, फ्रेसनल डिफ्रैक्शन से पहले नहीं यार बाप, इस साल हट गया है, बोर्ड्स में नहीं है, लेकिन हम करेंगे इसे। डिफ्रैक्शन फ्रॉम सर्कुलर अपर्चर, बेसिकली अब जो कुछ भी रियल लाइफ से रिलेटेड था ना, जो आपको दिखता है, मतलब डिफ्रैक्शन की यूजेस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में है, रियल लाइफ में डिफ्रैक्शन क्या करता है वो सब हटा दिया। सो डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सर्कुलर अपर्चर, कि अगर लाइट आ रही है और लाइट के पाथ में आपने कोई सर्कुलर अपर्चर रख दिया, ऐसे कर कर कुछ रख दिया। जी फातिमा, ये अब बोर्ड्स में नहीं, इस साल से नहीं है बोर्ड्स। एक सर्कुलर अपर्चर रख दिया उसने लाइट के पाथ में, अब इस सर्कुलर अपर्चर से लाइट कैसे डिफ्रैक्ट होगी वो हमें स्टडी करना है। तो देखो, वो आप ऐसे स्टडी कर सकते हैं कि मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, उसमें जरा आपको दिख जाएगा कि ओके, सर्कुलर अपर्चर से मान लीजिए यहां आपने लाइट सोर्स ली, ये लाइट वेव्स आ रही हैं, अब यहाँ जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा ना, वो डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसा बनता है कि एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगा। फिर उसके बाद तुम्हें दिखेगा कि ओके, अब ये मैं इसको ना अलग अलग कलर से ड्रॉ करता हूं तो ज्यादा बेटर दिखेगा। तो यहाँ होगा ये कि आपको दिखेगा कि ओके, एक सेंट्रल डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, दिस इज योर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बाद फर्स्ट डार्क फ्रिंज होगा, फिर इस सेंट्रल ब्राइट के बाद फिर एक और सेकंड आएगा, फिर एक डार्क फ्रिंज आएगा, और इस तरह से आपको इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखता है। हालांकि ये आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन आगे जो चीजें पढ़नी है वो इससे रिलेटेड है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने एक सर्कुलर अपर्चर ले लिया, देन डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन इज, अरे भाई ये नहीं है सिलेबस में, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी आपको आगे की जो चीजें हैं। सुनिए जरा सा, आप 2 मिनट में रिलेट कर लेंगे कि सर्कुलर अपर्चर, हाँ नहीं था कभी, सर्कुलर अपर्चर सिलेबस में नहीं था, लेकिन आपको इसकी जरूरत पड़ेगी जो चीजें सिलेबस में होती थी उन्हें समझने के लिए। सुनिए जरा 5 मिनट। डिफ्रैक्शन पैटर्न इज इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा वो डिफ्रैक्शन पैटर्न बिल्कुल कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होता है ऐसा। अब वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मैं आपको दिखा देता हूं वो कैसे बनते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। भैया स्क्रीन दिख रही है आपको? ये बेसिकली सर्कुलर अपर्चर के साथ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है। So, उन्होंने करा क्या है, ये बेसिकली लाइट सोर्स है, दिस इज अ लाइट सोर्स। एक ओके,
सो ये लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स के आगे एक सर्कुलर ग्रेटिंग रख दी है। सर्कुलर ग्रेटिंग मींस एक सर्कुलर अपर्चर, एक सर्कुलर कुछ पीस रख दिया है जिससे लाइट पास हो रही है। इस तरह का आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। ये थोड़ा सा और क्लियर हो सकता है। दिस इज द डिफ्रैक्शन पैटर्न। सेंटर पर एक सेंट्रल मैक्सिमा होगा, फिर दिख रहा है दोनों मैक्सिमा के बीच का डिफरेंस, ये बेसिकली आपका डार्क है। यही मैं कह रहा था कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में एक डिफरेंस ये भी है कि डिफ्रैक्शन में कॉन्ट्रास्ट बड़ा अच्छा होता है लाइक इंटरफेरेंस में, बट डिफ्रैक्शन में कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा नहीं है। ये जो बीच बीच में गैप्स दिख रहे हैं ना, ये डार्क है आपके, इन्हें आप डार्क कह रहे हो। अगर ये इंटरफेरेंस होता तो ये बिल्कुल ब्लैक से बन रहे होते। कॉन्ट्रास्ट अच्छा होता है या कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं। बहरहाल ये जो सेंटर पे बन रहा है दैट सेंटर मैक्सिमा, फिर फर्स्ट मिनिमा, फिर सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा एंड ऑल, इस तरह का आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है अगर आपके पास एक सर्कुलर अपर्चर है। सो ये दिख गया आपको जो हम सर्कुलर अपर्चर पढ़ना चाहते हैं। अब इसको करना जरूरी इसलिए था कि रियल लाइफ में ये आपको ऑलमोस्ट हर जगह दिखता है भाई। इवन आपकी आईज में जो प्यूपिल है, जब लाइट उससे पास होती है तो वो भी एक सर्कुलर अपर्चर की तरह काम करता है। दिस इज योर सर्कुलर अपर्चर। और लाइट ऐसे कर कर डिफ्रैक्ट हो जाती है, लाइट ऐसे कर कर डिफ्रैक्ट होती है, बेंडिंग शुरू हो जाती है लाइट की। इवन आप जो टॉर्च अगर कोई ले रहे हो, टॉर्च के आगे जो लगा होगा बल्ब, मतलब जो भी है वो सर्कुलर अपर्चर है, जब लाइट उससे भी पास होगी तो वहां भी आपको डिफ्रैक्शन मिलेगा, लाइट वहां भी डिफ्रैक्ट हो जाती है और इस तरह का फ्रिंजेस बनने शुरू हो जाते हैं। तो इससे प्रॉब्लम ये आती है कि आप जब कहते हो ना किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज, अगर मैं कहता हूं ये पॉइंट है, एक लाइट एक पॉइंट सोर्स ले ली, इसकी इमेज बन रही है, तो उस पॉइंट सोर्स की जो इमेज होती है एक्चुअल में वो एक पॉइंट नहीं होती। इमेज ऑफ अ पॉइंट इज एक्चुअली अ सर्कुलर diffraction pattern having maxima and minima। तो एक पॉइंट की जो इमेज है ना, दैट इमेज इज एक्चुअली अ डिफ्रैक्शन पैटर्न जिसमें मैक्सिमा भी और मिनिमा भी। अब होता है कि डे टू डे लाइफ में सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा जो भी मैक्सिमा बनते हैं वो इतने फेंट होते हैं कि आपको दिखता ही नहीं है, आपको सिर्फ एक इमेज दिखती है। मतलब इमेज का मतलब है अगर आप एक पेन देख रहे हो ना, एक पेन रखो जिस पेन से आप लिख रहे होगे, उसका जो पॉइंटेड एंड आपको दिख रहा होगा, वो पॉइंटेड एंड एक्चुअल में डिफ्रैक्शन पैटर्न है, क्योंकि पेन से जो लाइट आ रही है वो आपके प्यूपल से तो डिफ्रैक्ट हो ही रही होगी। सो दैट इज एक्चुअली अ डिफ्रैक्शन पैटर्न जो आपको दिख रहा है। बस है ऐसा कि जो बाकी जो सेकेंडरी मैक्सिमास बनेंगे उनकी इंटेंसिटी इतनी कम होती है कि आप पूरी रिंग नहीं देख पाते, आपको एक दिखता है। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर इंटेंसिटी इतनी ज्यादा ली थी कि आपको एक्चुअल में दिखा रहा था कि भाई देख सेंट्रल मैक्सिमा भी है, फर्स्ट मिनिमा भी। वो इमेज थी, एक अपर्चर की इमेज बन रही थी, इसमें सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा सब कुछ। सो पहली चीज जो आपके दिमाग में बैठनी चाहिए वो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि डिफ्रैक्शन जब आप लेंगे किसी सर्कुलर अपर्चर से तो ये रिंग्स बनेंगी। दूसरी चीज, दिस इज वेरी कॉमन, जो हमेशा होता है। इसकी वजह से आपकी डे टू डे लाइफ कैसे अफेक्ट होती है कि जब आप एक पॉइंट लोगे, उस पॉइंट की इमेज जब आप लेंगे, दैट इमेज इज नॉट अ पॉइंट, दैट इमेज इज अ डिफ्रैक्शन पैटर्न, सर्कुलर डिफ्रैक्शन पैटर्न having central maxima and minima। this is basically diffraction of light, ऐसे नेचर में होती है। अब आप मुझसे कहोगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि सर्कुलर अपर्चर ना हो, तो लाइट तो हमेशा डिफ्रैक्ट करेगी। यस, ऐसी होता है। अगर आप एक सोर्स लो ना लाइट की, आप लाइट की बीम लो और आप ये एक्सपेक्ट करो कि ये लाइट की बीम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी, ऐसा नहीं होगा। ये कुछ डिस्टेंस तक स्ट्रेट लाइन में जाएंगी, उसके बाद इनफैक्ट ये शुरू से बेंड कर रही है, कुछ डिस्टेंस के बाद बेंडिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी कि तुम कहोगे अरे ये रे रही नहीं, रे तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। बेंडिंग हो क्यों रही है? क्योंकि जहां जिस सोर्स से भी ये लाइट आ रही है, दैट सोर्स, उसके अंदर कोई अपर्चर होगा जिससे लाइट डिफ्रैक्ट हो गई, और डिफ्रैक्ट होने के बाद ये लाइट बेंड होनी शुरू हो जाएगी।
तो यहां से प्रॉब्लम ये आती है कि रे ऑप्टिक्स जैसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि रे ऑप्टिक्स की पहली अप्रोक्सीमेशन तो यही थी दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल ही नहीं कर रही, लाइट तो बेंड कर रही। तो यहां पर हम चीजें करते हैं कि ओके, ये पॉइंट जहां तक बेंडिंग इतनी कम थी कि हम उस बेंडिंग को इग्नोर कर सकते थे, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं यहां तक रे ऑप्टिक्स वैलिड होगी। और इस डिस्टेंस के बाद आपको हर हाल में वेव ऑप्टिक्स यूज करना। तो आपने अक्सर ना ये स्टेटमेंट पढ़ा होगा शायद कहीं, अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें आप लिखते हैं रे ऑप्टिक्स is limiting case of wave optics। ये एक्चुअल में ऐसा ही होता है, क्योंकि हमेशा लाइट एज अ वेव ट्रीट कर रही है। बेंडिंग हमेशा है, बस एक डिस्टेंस है जहां तक इतनी कम बेंडिंग है कि आप कहते हो ओके यहां तक रे ऑप्टिक्स यूज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में जा रही है। एक डिस्टेंस के बाद इतनी ज्यादा बेंडिंग मिलेगी डिफ्रैक्शन की वजह से कि आप कहोगे नहीं यार, अब तो नहीं सकते, अब तो वेव कंसीडर करता हूं। सो दैट इज डिफ्रैक्शन फ्रॉम सर्कुलर अपर्चर, और ऐसे इमेज होती है। ये बैकग्राउंड था जिसकी बेसिस पर हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। ये डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, बट इसके कभी था ही नहीं, लेकिन इसके बाद की चीजें सिलेबस में होंगी, मतलब होती थी, लास्ट ईयर तक होती थी। ये बताइए, आया समझ में? दिस इज डिफ्रैक्शन इन रियल लाइफ। लेंस में इसी तरह की चीजें होती हैं। जब आप लेंस से इमेज देखते हैं तो एक्चुअल में वो लेंस डिफ्रैक्ट कर देता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जब आप करते हैं तो वहां डिफ्रैक्शन होता है, तो वहां इन सब चीजों को कंसीडर करना पड़ता है। आप में से जब मैं कभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा रहा था तो किसी ने कहा था रिजॉल्विंग पावर मिस हो रहा है। तो रिजॉल्विंग पावर बेसिकली, अब मैं आपको समझा पाऊंगा कि रिजॉल्विंग पावर होती क्या थी, वहां तो समझाना मुश्किल नहीं। इतना लिखिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। इतना लिख लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। ओके, चलिए चलिए, यहां से वो चीजें हैं जो पहले सिलेबस में हुआ करती थी, इस साल नहीं। हाँ अर्षद, हो गया? सो वैलिडिटी ऑफ ray optics फ्रेसनल डिस्टेंस। तो देखिए, फ्रेसनल डिस्टेंस जिस लिमिट की हम बात कर रहे थे ना, जहां तक आप रे ऑप्टिक्स यूज कर सकते हैं, उस डिस्टेंस को आप कहते हैं फ्रेसनल डिस्टेंस। सो डिस्टेंस up to which ray optics is valid is known as Fresnel distance। अब इस फ्रेसनल डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का एक टेक्निकल मेथड है, बेसिकली एक्सपेरिमेंटल मेथड है। उस एक्सपेरिमेंटल मेथड में करते क्या है, एक अपर्चर ले लेते हैं। मान लीजिए आपने अपर्चर ले लिया, अपर्चर मींस आपने एक डिस्क ले ली, एक लेंस हो सकता है, एक सर्कुलर अपर्चर हो सकता है, ये ले लिया आपने। अरे यार, हाँ,
ये अपर्चर लिया हुआ है, यहां से लाइट रेज पास हो रही है। अब जैसे जैसे लाइट पास होगी आगे, ये लाइट बेंड होगी। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे। जैसे जैसे लाइट आगे पास होगी, ये लाइट बेंड होती चली जाएगी। ऐसे ऐसे करते करते ना लाइट बेंड होती चली जाएगी। जितना ज्यादा डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करेगी, उतना ज्यादा ये डिफ्रैक्ट होती चली जाएगी, उतनी ज्यादा लाइट में बेंडिंग होती चली। ये वैसे बहुत कॉमन भी है। अगर आपने कभी टॉर्च से खेला है, आजकल तो मोबाइल फोन से खेलते हैं, अगर टॉर्च होती थी पहले, लाइट चली जाती थी, तो उसमें अगर आप फोकस करेंगे बहुत करीब की वॉल पर, तो बहुत कम एरिया कवर करेगा। अगर आप एक टॉर्च लें और उसे करीब की वॉल पर फोकस करें, कम एरिया कवर करेगा। दूर की वॉल पर अगर आप फोकस करें तो ज्यादा एरिया कवर करें। करा है कभी ऑब्जर्व? या जिंदगी मोबाइल फोन के गेम में और व्हाट्सएप में गुजर गई? चलो, करा है कुछ लोगों ने। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि लाइट बेसिकली बेंड हो रही है। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे लाइट को ऐसे जाना चाहिए, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे लाइट को ऐसे जाना चाहिए। अब आप सिर्फ एयर पार्टिकल्स रीजन नहीं है, ये काम वैक्यूम में भी होता है। दिस इज इनहेरिट प्रॉपर्टी। अगर आप वैक्यूम ले लें जहां कुछ भी ना हो, वहां भी ये काम। सो बहरहाल मैं डिफाइन कर रहा हूं फ्रेसनल डिस्टेंस क्या है। तो वो डिस्टेंस, भाई मान लीजिए इस अपर्चर का साइज है, इट्स साइज इज ए। ये इतना डिफ्रैक्ट कर गई ना लाइट, ए से डिफ्रैक्ट कर गई, और इधर भी ए से डिफ्रैक्ट कर गई। जो बेंडिंग है ये ए है। तो वो डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस तक लाइट में बेंडिंग अपर्चर के साइज के इक्वल होगी, उस सिंपल डिस्टेंस को आप फ्रेसनल डिस्टेंस कह देंगे। Simply that distance is known as Fresnel distance. जहां तक बेंडिंग अपर्चर के साइज के इक्वल होगी, उसे आप फ्रेसनल डिस्टेंस कह दोगे। दैट्स इट। ये फ्रेसनल डिस्टेंस की डेफिनेशन है। तो मैं लिख भी देता हूं, डिस्टेंस at which diffraction spread of beam is equal to the size of aperture is called Fresnel distance. और यही बेसिकली लिमिट ऑफ रे ऑप्टिक्स है। यहां तक आप रे ऑप्टिक्स यूज कर सकते हैं। इसे हम ZF से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आता है a स्क्वायर बाय लैम्डा। A is size of aperture, ये टॉपिक्स ना हमेशा से डिफ्रैक्शन बड़े ऑफ द ट्रैक माने जाते हैं कि ये नहीं आने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली आप जब जेई का पेपर उठा के देखोगे तो यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। सिंगल थ्रेड के कंपेरेबल यहां से इन चीजों से ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है। ये बेसिकली रियल लाइफ से रिलेटेड, एंड लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट। चलिए इतना लिख लीजिए, अभी तो थोड़ा बहुत टाइम है, एक क्वेश्चन कर लेंगे इसकी इतनी देर में। लिखिए, इतना लिखिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सबने लिख लिया? लिखिए लिखिए। मैं इतना लिख लीजिए तो बताइए, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो अगर कोई आपसे पूछ ले रे ऑप्टिक्स कब तक यूज कर सकते हैं, लेंस फॉर्मूला कब तक वैलिड होगा,
जब तक डिस्टेंस फ्रेस्नेल डिस्टेंस के इक्वल है, फ्रेस्नेल डिस्टेंस तक लेंस फॉर्मूला वैलिड है, उसके बाद लेंस फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। मिरर फॉर्मूला इस डिस्टेंस के बाद आप यूज नहीं कर सकते। चलिए लिख लिया आप सबने। तो एक सीधा सा क्वेश्चन है, टॉर्च लिक्विड के अंदर रखें तो देखिए जरा, लिक्विड में रखेंगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, फ्रेस्नेल डिस्टेंस बढ़ जाना चाहिए, ज्यादा डिस्टेंस तक लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। बाकी अगर बाकी सारी चीजें सेम, सो फॉर व्हाट डिस्टेंस इज रे ऑप्टिक्स। अच्छा, अब जो चैप्टर्स बचे हैं ना वो सब वो हैं जो आप रियल लाइफ में चीजें ऑब्जर्व कर लेते हो। लाइक अब से जो कुछ भी मैं कराऊंगा, चाहे वो डी ब्रोगली हो या कुछ भी हो, कुछ ऐसा नहीं होगा जो बिल्कुल ही थियोरिटिकल हो। तो आपने चीजें ऑब्जर्व करी होंगी, पढ़ी होंगी, पहले एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। एक अपर्चर है 3 mm वाइड और वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर। तो अपर्चर आपको दिया है which is 3 mm, 3 into 10 raised to the power minus 3 meter. वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर, 500 into 10 raised to the power minus 9 meter. तो रे ऑप्टिक्स कहां तक वैलिड है? इस डिस्टेंस तक वैलिड है, स्क्वायर बाय लैम्डा। इसे सॉल्व कर लो, 3 into 10 raised to the power minus 3 square by 500 into 10 raised to the power minus 9. So 9 into 10 raised power minus 6 by 5 into 10 raised to the power minus 7. तो आ गया 90 by 5 है ना? तो 5 1 5, 5 8 40, 18। तो अप टू 18 मीटर रे ऑप्टिक्स वैलिड है, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला सब यूज कर सकते हो। 18 मीटर के बाद यूज नहीं कर पाओ। कल सुबह भी इसी को कंटिन्यू करेंगे, कल कोशिश करेंगे पोलराइजेशन तक वाइंड अप कर लें। इसके बाद सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स रहता है आपका, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, एटम। चलिए आज इसे यहीं छोड़ते हैं, इतना लिख लिया आपने तो कल मॉर्निंग में